फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक। बेटा इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, ये सीधा 8 मार्क के लिए भी आ सकता है। ये लोग प्राइमरी फंक्शन 4 मार्क के लिए पूछ सकते हैं। आगे चलकर आपका सेकेंडरी फंक्शन आएगा, ठीक है, वो आपको आगे चलकर मैं आपको बताता हूं। देखो सेकेंडरी फंक्शन वो 4 मार्क के लिए आ सकता है, या दोनों मिलाकर एक साथ पूरा पूछेंगे तो 8 मार्क के लिए भी आ सकता है। समझ में आया आपको? तो इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और एक खास बात, यही क्वेश्चन ट्वेल्थ में आपको 2 जगह मिलना है। ट्वेल्थ में आपको ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स में बिजनेस सर्विसेज नाम का एक चैप्टर है, उसमें मिल जाएगा, जो कि चैप्टर नंबर 4 है। यही क्वेश्चन आपको इकोनॉमिक्स में भी मिलना है, तो ये अच्छे तरीके से कर लेना बेटा। लेकिन फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक बोला तो सीधा ए प्राइमरी फंक्शन इससे शुरू नहीं करना। मैं कॉलेज टॉपर और यूनिवर्सिटी रैंक होल्डर हूं। मैं जैसे एग्जाम में लिखता था जिससे मैं कॉलेज टॉप किया और 13 क्वालिफिकेशन हासिल किया और करीबन 7 बुक लिखा, मैं किस प्रकार से प्रेफर करता हूं आंसर, ये भी आपको साथ में बताऊंगा। तो बेटा जब आपको फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक बोला तो इससे शुरू नहीं करने का, मैं आपको एक फॉर्मेट बता रहा हूं। अब ऐसे ए बी सी डी और ई बोलना फंक्शंस, तो मैं शॉर्ट में बता दूं। बैंक क्या है बेटा? बैंक एक ऐसा संस्था है जो पैसों में डील करता है। डिराइवेशन कौन सा वर्ड से आया? बैंक। बैंक्स कौन से वर्ड से आया? फ्रेंच वर्ड बैंको, जो कि एक कर्ज देने वाले का टेबल है, उससे आया। सो बैंकिंग क्या है, ठीक है ना? उसके पहले बैंक क्या है? एक संस्था जो पैसे में डील करता है। कैसे डील करता है? लोगों से डिपॉजिट लेता है, उसी पैसे से दूसरे लोगों को कर्जा देता है। एग्जाम्पल ऑफ बैंक, ये डेफिनेशन आपको रट्टा मारना है। एग्जाम्पल ऑफ बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी बैंक, ठीक है। उसके बाद बेटा आप शुरू करोगे कौन सा? फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक, ठीक है। नाउ फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक को प्राइमरी फंक्शन और सेकेंडरी फंक्शन 2 भाग में बांटा जाता है। अब हम डिस्कस करेंगे प्राइमरी फंक्शन। इसमें सबसे पहला फंक्शन है एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स। अब मैं आपको एक ड्रॉ करके बताऊंगा कि बैंक का काम कैसे है और ये प्राइमरी फंक्शन क्यों है। नाउ लेट अस टेक वन एग्जांपल, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। नाउ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्या करेगा? लोगों से डिपॉजिट लेगा। फॉर एग्जाम्पल ये मिस्टर ए है, बड़ा खुश है, इसके पास बहुत सारा पैसा है, भाई ने स्पाइक किए हैं, इसने ₹1,00,000 स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को दिए। सो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मिस्टर ए से डिपॉजिट ले रहा है, कितना? ₹1,00,000। अब ये डिपॉजिट जो है, ये डिपॉजिट के अलग अलग प्रकार होते हैं, वो मैं आपको एक एक करके बता रहा हूं। मतलब बोलने का तात्पर्य क्या है, ये जो बैंक, जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने ए से ₹1,00,000 डिपॉजिट के तौर पर लिया, और वही पैसे से जो कर्जा है पी को लोन दिया। पी बड़ा दुखी है, पी को पैसा चाहिए, क्योंकि उसके पास पैसा नहीं, रो रहा है वो। तो बैंक बोलता है मैं आपको ₹1,00,000 दूंगा, ठीक है। सो यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने ए को डिपॉजिट करने के लिए 5% दिया, पी से 9% लिया। 9% माइनस 5% बैंक का क्या हो गया? कमाई हो गया, कितना? 4%। लेकिन अभी हम क्या देखेंगे, ये जो ₹1,00,000 ए डिपॉजिट कर रहा है उसके प्रकार कौन कौन से होते हैं। सो लेट अस अंडरस्टैंड कि एक्सेप्टिंग डिपॉजिट बैंक का मेजर फंक्शन है, लेकिन उसमें कौन से है बेटा? डिमांड डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट में 2 डिपॉजिट होते हैं, सेविंग्स और करंट। नो, तुम्हारे फादर का सेविंग्स अकाउंट होगा, अपना जो आदमी जॉब करते हैं वो लोग का सेविंग्स अकाउंट रहता है, या जो बिजनेस वाला भी करता है, लेकिन बिजनेस वाला हमेशा करंट अकाउंट ओपन करता है। नाउ आप अपने पर्सनल नाम से सेविंग अकाउंट ओपन नहीं कर सकते, आपको रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड को कंपलसरी कौन सा अकाउंट खोलना पड़ेगा? करंट अकाउंट। अभी आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, सर आप करंट अकाउंट बोल रहे हैं, इधर करंट डिपॉजिट लिखा है, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड करंट डिपॉजिट करेगी उसके करंट अकाउंट में, समझ में आया? और सेविंग डिपॉजिट जो मिस्टर ए है, ए का जो सेविंग्स अकाउंट है, ठीक है, आपके नाम पे, इसका मिस्टर ए का नाम का सेविंग अकाउंट होगा। आप अपने पर्सनल नाम पे सेविंग अकाउंट खोलोगे, उसमें जो डिपॉजिट करोगे उसको सेविंग डिपॉजिट बोलते हैं। आया समझ में? ये सब नो? नो। करंट डिपॉजिट में इंटरेस्ट रेट 0 मिलता है, बहुत लगभग मिलता ही नहीं है। सेविंग डिपॉजिट में 3-3.5% बैंक देता है। और जब आप सेविंग डिपॉजिट देते हो तो आपको पासबुक देता है, या आपको मंथली या क्वार्टरली स्टेटमेंट आ सकता है।
नाउ सेविंग डिपॉजिट में एटीएम कम डेबिट कार्ड भी दिया जाता है। ई स्टेटमेंट, आजकल तो ई स्टेटमेंट ही आता है, मंथली या क्वार्टरली आपको ईमेल आ जाता है जो आपने ट्रांजैक्शंस किए सेविंग अकाउंट में। करंट अकाउंट का जो पैसा है आपका वो करंट डिपॉजिट है। कौन सा अकाउंट है आपका? करंट अकाउंट है। आपको समझ में आ रहा है यहाँ तक? तो ये डिमांड डिपॉजिट है। अच्छा, डिमांड डिपॉजिट मतलब आप कभी भी विड्रॉ कर सकते हो। अच्छा, टाइम डिपॉजिट क्यों? क्योंकि आपने कुछ समय के लिए रखा और मन चाहे आप डिपॉजिट विड्रॉ नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल फिक्स डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट क्या है कि आपके पास एक्स्ट्रा पैसा है, अभी 6 महीना आपको लग नहीं रहा है, तो आपने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को बोला कि भाई एक 6 महीने के लिए मुझे 1 लाख रुपए का डिपॉजिट में करना चाहता हूँ, 6 महीने बाद में विड्रॉ करूंगा। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बोलेगा ओके, हम आपको 5% देंगे। सो फिक्स डिपॉजिट में रेट ऑफ इंटरेस्ट सबसे ज्यादा रहता है। सेविंग्स अकाउंट में 3.5% रहता है, 3.5 4, ये वेरी करते रहता है। करंट अकाउंट में 0 रहता है। रेकरिंग में करीबन 4% होगा। ये मैं साल की बात कर रहा हूँ, मंथली बात नहीं कर रहा हूँ। इंटरेस्ट हमेशा एनुअली ही बोला जाना चाहिए, पर एनम करेक्ट वर्ड है। ओके, सो फिक्स डिपॉजिट में आप यदि 6 महीने से पहले 3 महीने में ही आपको जरूरत पड़ती है पैसा का, तो बैंक 1% काट के आपको इंटरेस्ट रेट कम देगा। साल का कैलकुलेशन के हिसाब से होता है। आया समझ में? तो फिक्स डिपॉजिट में रेट ऑफ इंटरेस्ट सबसे ज्यादा रहता है। आप जब पैसा जमा करते हो तो बैंक आपको फिक्स डिपॉजिट रिसीट देता है, ये किसी और के नाम पे ट्रांसफर नहीं कर सकते, इसको बड़े संभाल के रखने का। जब आप पैसा लेने जाओगे तो बैंक बोलेगा फिक्स डिपॉजिट रिसीट दो, वो आप दोगे तो बैंक आपको लाख रुपए तुरंत नहीं दे देगा, आपके सेविंग अकाउंट में ट्रांसफर करेगा, आप लाख रुपया प्लस इंटरेस्ट उस अकाउंट से विड्रॉ कर सकते हो। समझ में आया? अच्छा, रेकरिंग डिपॉजिट। रेकरिंग डिपॉजिट क्या होता है? अभी आपने रोड साइड में देखे होंगे पानी पूरी बेचने वाले, जिनके छोटे छोटे किराना शॉप है, इलेक्ट्रिक के दुकान है। ये लोग क्या करते हैं, किराना शॉप के गल्ले में 2-4 हजार तो जमा होता है दिन में, तो एक आदमी आएगा हर रोज कलेक्शन करने। तो ये जो किराना शॉप वाला क्या करेगा, किराना शॉप वाला या होटल वाला अपने गल्ले से 100 रुपया या 1000 रुपया जितना कलेक्शन होता होगा वो निकाल के उसको दे देगा। हर रोज या हफ्ते में एक बार या महीने में 2 बार, फोर्टनाइट मतलब 14 दिन में एक बार या महीने में एक बार, ऐसा जमा करते रहेगा। और फिर 5 साल बाद एक साथ उसको पैसा मिलेगा। रेकरिंग डिपॉजिट। सो रेकरिंग डिपॉजिट में हर रोज जमा होता है, फिक्स डिपॉजिट में वन टाइम जमा होता है। आया समझ में? तो ये बैंक को जो डिपॉजिट मिलते हैं उसके 4 प्रकार है। कौन सा? सेविंग डिपॉजिट जिसमें ब्याज दर 3.5% बैंक कस्टमर को देगा। करंट डिपॉजिट जिसमें नॉर्मली रेट ऑफ इंटरेस्ट 0 रहता है। फिक्स डिपॉजिट में सबसे ज्यादा रहता है, करीबन 4.5-5%। रेकरिंग में यू कैन से फिक्स डिपॉजिट से कम रहता है, लेकिन तुम हर रोज जमा कर सकते हो या हर हफ्ते में कर सकते हो या 14 दिन में या मंथली कर सकते हो। दैट इज कॉल्ड एज रेकरिंग डिपॉजिट। ठीक है, समझ में आया? नाउ बैंक को जो लाख रुपए मिला उस पैसे से बैंक क्या देगा? कर्जा देगा, लेंडिंग मनी। सो बैंक, जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को मैंने एक्सप्लेन किया था, ये जो पैसा मिला है अलग अलग डिपॉजिट, कौन से? सेविंग्स, करंट, फिक्स, रिकरिंग में जो लाख रुपए मिला, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इस पैसे से कर्जा देगा। किसको? बी को, क्योंकि उसको पैसों की जरूरत है और बैंक उससे इंटरेस्ट चार्ज करेगा। जो बी आदमी है उसको कर्जा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को देना पड़ेगा, और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने जो लाख रुपए दिया वो कस्टमर को कर्जा ब्याज देगा। कौन? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। सो यहाँ पे फर्क समझो। ये जो है, मैं आपको वापस से एक बार लिखता हूं, जो कस्टमर है उसको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इंटरेस्ट देगा। ये बोरोअर है, इससे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इंटरेस्ट चार्ज करेगा। और जो बोरोअर और कस्टमर के ब्याज का डिफरेंस है, इधर 9%, इधर 5%, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की कमाई कितनी होती है? 4%। यही सब बैंक्स का मेन काम है। अभी आपके मन में होगा दूसरे भी, हाँ लॉकर का भी वो लोग चार्ज लेंगे, वो लेकिन अलग फंक्शन में आता है। ये मेन बैंक इसके लिए ही फॉर्म होता है, उसके अलावा दूसरे फंक्शन होते हैं, लेकिन ये प्राइमरी फंक्शन माना जाएगा। आया समझ में? अच्छा, बैंक जो लोन देगा उसके भी प्रकार है। शॉर्ट टर्म लोन जो नॉर्मली 1 साल के अंदर के रहते हैं, जिसमें बैंक ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट, ये 2 शॉर्ट टर्म लोन माने जाते हैं। मीडियम टर्म लोन नॉर्मली 1 to 5 years है। हो सकता है इसमें पब्लिक डिपॉजिट्स का पैसा दो, या कोई भी मीडियम टर्म लोन बैंक जब देता है। लॉन्ग टर्म लोन क्या आपने सुना है? होम लोन 20 साल, कार लोन करीबन 7 साल तक के लिए मिलता है,
तो ये लॉन्ग टर्म लोन रहता है। तो ये शॉर्ट टर्म लोन, मीडियम टर्म। अभी आपके मन में आ रहा है इंटरेस्ट, बेटा इंटरेस्ट हर टाइम फ्रेम के हिसाब से चेंज होता है। आदमी का इनकम टैक्स का रिकॉर्ड्स कितना क्लियर है। सो पहले जमाने में तुम मेरे पास आओगे, मैं तुमको 60% बोलूंगा, 7% या 8% बोलूंगा। अभी मैं बोलूंगा 7 या 8 नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा पेपर्स देखने के बाद बताऊंगा। आपके पास इनकम अच्छा है, आपने पुराना कोई किसी का कर्जा डुबाया नहीं है, तो आपको सस्ते में मिलेगा। आपने डुबाया तो आपको ब्याज दर बहुत ज्यादा मिलेगा, चार्ज लगेगा आपको। आया समझ में? सो अभी का इंटरेस्ट रेट डिपेंड करता है बहुत सारे फैक्टर्स में। सो ये जो शॉर्ट टर्म लोन में ये जो एडवांसेस है, उसमें बैंक के कितने प्रकार है? 3 प्रकार है। मैं आपको एक एक करके बोलता हूँ। ओवरड्राफ्ट। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। सपोजिटली रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में कौन सा अकाउंट रहेगा? करंट अकाउंट रहेगा। सेविंग अकाउंट हो सकता है? नहीं। तो रिलायंस का स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में एक कौन सा अकाउंट है? करंट अकाउंट। अब सपोजिटली रिलायंस के पास तो बहुत पैसा है, लेकिन लेट अस एज्यूम रिलायंस का बैलेंस हो गया 0, और रिलायंस को एक पार्टी को देना है 1 लाख रुपीज। नो, सेविंग अकाउंट होता तो क्या होता? चेक बाउंस हो गया होता। लेकिन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया चेक बाउंस नहीं करेगा। ये 1 लाख रुपया सपोजिटली महिंद्रा को देना है, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रिलायंस का चेक 1 लाख महिंद्रा को दे देगा। सो रिलायंस का करंट अकाउंट का बैलेंस कितना हो गया? -1 लाख। सो ये 1 लाख रुपया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने रिलायंस को ओवरड्राफ्ट दिया है। इसका एक अपर सर्किट रहता है। हो सकता है कि रिलायंस के नाम पे 10 लाख हो, वैसे तो कंपनीज के करोड़ों रुपए रहते हैं। सो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड 10 लाख रुपए तक बिंदास चेक दे सकता है, भले उसका बैलेंस 0 हो। लेकिन द मोमेंट 11 लाख देगा, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रिलायंस को बोलेगा कि देखो हमने 10 लाख तक सैंक्शन किया है, उसके पर आप नहीं दे सकते, और दिया तो हम क्लियर नहीं करेंगे। सो अच्छा, रिलायंस को एक आदमी पैसा देता है 40,000 तो रिलायंस वो चेक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के खाते में डालता है। अभी -1 लाख था, +40,000 आया, तो कर्जा कितना बचा? -60,000। तो इस हिसाब से ओवरड्राफ्ट काम होता है। नाउ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्या करेगा? रिलायंस को बोलेगा आपका स्टॉक स्टेटमेंट दो। कुछ तो कुछ गिरवी लेगा ना, ऐसे ही कर्जा थोड़ी देगा वो पेपर्स देख के कर्जा दिया जाता है। बाय द वे रिलायंस को तो करोड़ों अरबों रुपए का कर्जा ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मिल सकता है। ओवरड्राफ्ट में आपका करंट अकाउंट होना जरूरी है, ठीक है ना। गिरवी रखने के लिए फिक्स डिपॉजिट रिसीट, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, स्टॉक स्टेटमेंट, एलआईसी पॉलिसी, ये सब काफी रहता है। आया समझ में? कैश क्रेडिट। कैश क्रेडिट में आपका अकाउंट नहीं है, फिर भी आपको कर्जा मिलता है। सो सिक्योरिटीज लाइक स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, इसके दम पर आप कर्जा उठाते हो। आपका उस बैंक में अकाउंट नहीं है, लेकिन आप सामने वाले को पेमेंट कर रहे हो, तो एक लिमिट दिया जाता है। सो ओवरड्राफ्ट में आपका अकाउंट है बैंक में, कैश क्रेडिट में आपका अकाउंट नहीं है, एक लिमिट दिया जाता है दोनों में। उस लिमिट के अंदर आप कितने भी चेक्स इश्यू कर सकते हो। तो ये था आपका, ये दोनों शॉर्ट टर्म लोन है। नाउ डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स, इसका 12th में बाकायदा एक चैप्टर है, इसको मैं शॉर्ट में एक्सप्लेन करूं। ये कंसेप्ट क्या है? नाउ सपोजिटली इफ देर आर टू पार्टीज, ए और बी, ए सेलर है, बी बायर है, ठीक है। ऐसे दो पार्टीज है। ए ने बी को 50,000 रुपए का गुड्स उधारी में बेचा। बी ए को 50,000 2 महीने बाद देगा। अभी धंधे में उधारी देना पड़ता है, लेकिन दिक्कत यह आ रहा है कि ए को आज जनवरी है, पैसा मिलना है मार्च में। अभी ए को मजबूरी है, धंधे में उधारी देना पड़ा, बट ए को आज पैसों की जरूरत है। तो ए क्या करेगा? जाएगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास और बोलेगा देखो मैं, ए क्या करेगा? एक बिल ऑफ एक्सचेंज करके एक फॉर्मेट है, वो ड्रॉ करेगा, बी को देगा, बी साइन करेगा और वापस ए को देगा। उसमें क्या लिखा रहेगा कि मैंने आपको 50,000 रुपए का गुड्स बेचा है, आप मुझे 2 महीने बाद 50,000 रुपए देने वाले। प्रूफ हो गया। सो ये बिल ऑफ एक्सचेंज, डू यू एग्री? प्रूफ हो गया, जो ए के पास है क्योंकि बी ने साइन किया है। जैसे आप गोल्ड गिरवी रखते हो, तो ए बैंक के पास जाएगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बोलेगा देखो बी का साइन किया हुआ बिल ऑफ एक्सचेंज मेरे पास है, ए को ड्रॉर बोलेंगे, बी को ड्रॉई बोलेंगे। तो ये बिल ऑफ एक्सचेंज ए लेके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास जाएगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ए को कर्जा देगा 49,000 रुपीज, 1,000 का चार्ज लेगा। लोन का इंटरेस्ट लगता है ना, उस इंटरेस्ट को बिल ऑफ एक्सचेंज की भाषा में डिस्काउंट बोलते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया
1000 का चार्ज लेगा, उसको इंटरेस्ट बोलते हैं। अच्छा, ए ने बी से 5000 रुपए कमाया है, तो 1000 बैंक को देने में हर्ज नहीं है। तो ए को 49,000 तुरंत मिल गया। 2 महीने बाद बी जाकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को 50,000 पे करेगा। तो देखो तीनों पार्टी का फायदा, ए को तुरंत 49,000 मिला, बी को 2 महीने का उधारी मिला, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को 1000 रुपए मिला। इस कंसेप्ट को डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स बोलते हैं। ठीक है, तो शॉर्ट में ये बिल्स के बारे में था। सो आई होप यू अंडरस्टैंड। जब हम प्राइमरी फंक्शन की बात करते हैं उसमें कौन कौन सा है? पहले डिपॉजिट्स और दूसरा लेंडिंग। डिपॉजिट में कौन से 2 डिपॉजिट्स है? डिमांड और टाइम डिपॉजिट्स। ठीक है, और जो लोन्स है उसमें कौन कौन से हैं? ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल, और एक और होता है कैश लोन जो इन लोगों ने दिया नहीं, वो भी शॉर्ट टर्म लोन्स होता है। नाउ प्राइमरी फंक्शन में 2 पार्ट्स क्या था? डिपॉजिट लेना और कर्जा देना। लेकिन इसके अलावा बैंक के दूसरे भी काम है। एजेंसी फंक्शन बैंक परफॉर्म करता है एज एजेंट, कलेक्शन ऑफ चेक्स एंड बिल्स। अभी आपका अकाउंट है बैंक में, मैंने आपको चेक दिया, आप कहाँ जाएंगे? बैंक में ना। तो बैंक कलेक्ट करेगा आपके नाम पर। अच्छा, आपने सुना है डिविडेंड, शेयर्स पे डिविडेंड मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है, पगार आपके खाते में आ जाता है। बैंक विल रिसीव इन योर अकाउंट। अच्छा, आप ऑनलाइन बैंक को स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन डालो कि हर महीने इस तारीख को मेरा इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करो, ठीक है, रेंट पे करो, घर पट्टी पे करो, नल पट्टी पे करो, इंश्योरेंस प्रीमियम पे करो। सो ऑटोमेटिक आपके खाते से इन सब के पेमेंट्स चले जाएंगे। फिर बैंक आपके नाम पर सिक्योरिटीज, शेयर्स खरीद सकता है, बेच सकता है, ब्रोकर बन के, डीपी को ब्रोकर बोलते हैं। या रेमिटेंस, किसी और को आपको पैसा ट्रांसफर करना है, यूपीआई से आप ट्रांसफर करते हो, बैंक के थ्रू ही तो जाता है। आपने स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन दिया कि मेरा लोन है, हर 10 तारीख को मेरे खाते से 5,000 माइनस करो, उसको एसआई बोलते हैं। एक्ट एज ट्रस्टी एग्जीक्यूटर विल, आपने, एक आदमी मरने से पहले अपना विल बनाकर बैंक को बोलता है मेरे मरने के बाद मेरे लड़के को ये संपत्ति के कागजात दे देना, तो बैंक ट्रस्टी हो गया ना तुम्हारे संपत्ति का। तुम एक्ट एज अ बैंकर टू द इश्यू। अभी सुलह विनेयर्ड ने शेयर्स पब्लिक में लाए थे, पब्लिक का शेयर्स का पैसा किसको मिलना है? बैंक्स के थ्रू ही रूट होगा ना, तो वहां पे बैंकर टू द इश्यू कम कर सकता है। यूटिलिटी फंक्शंस भी बैंक कुछ करता है। सेफ डिपॉजिट लॉकर रहते हैं, छोटे छोटे लॉकर्स रहते हैं ना, कभी लॉकर में गए हो आप? गोल्ड, कैश या कुछ इंपॉर्टेंट पेपर्स रख सकते हैं बैंक के लॉकर में। चार्जेस कैन बी 1000, 5000, 1000, 2000, अलग अलग बैंक्स के अलग अलग रेट्स रहते हैं। उसमें भी साइज ऑफ लॉकर स्मॉल, मीडियम, लार्ज लॉकर्स होता है। लेटर ऑफ क्रेडिट एक प्रकार का, सपोजिटली तुमने इंपोर्ट किया जापान से, जापान गारंटी मांगता है पेमेंट का, तो तुम्हारा बैंक जापानीज पार्टी को बोल सकता है गारंटी का। इनवॉइस नहीं होता बेटा, वो क्या होता है मैं बोलता हूँ। लेटर ऑफ क्रेडिट में क्या होता है कि सपोजिटली हम लोग इंडिया में है, ए ए पार्टी इंडिया में है, ठीक है। जापान से तुमने क्या खरीदा? ओरिजिनल टोयोटा खरीदा गाड़ी, ठीक है। टोयोटा गाड़ी है 20 लाख का। नाउ जापान वाला बोलता है टोयोटा कंपनी की क्या गारंटी कि तुमको कार मिलने के बाद तुम भाग नहीं जाओगे? तो ए जो इंडिया का बैंक कौन सा है? एसबीआई। सो एसबीआई लेटर ऑफ क्रेडिट, जिसको शॉर्ट में एलसी बोलते हैं, इन फेवर ऑफ टोयोटा जब ओपन करेगा तो टोयोटा को गारंटी हो जाएगा पेमेंट का। सो इंपोर्टर्स बैंक विल ऑलवेज ओपन लेटर ऑफ क्रेडिट इन फेवर ऑफ एक्सपोर्टर। एक्सपोर्टर कौन है? टोयोटा जापान। नाउ लेटर ऑफ क्रेडिट खुल गया तो टोयोटा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फिर डुबा नहीं पाएगा, उसको देना पड़ेगा, इंटरनेशनली नाम खराब नहीं करेगा। समझ में आया? उसमें और डिटेल है लेकिन हम लोग शॉर्ट में रख रहे हैं। डीलिंग इन फॉरेन एक्सचेंज, आपका एचडीएफसी बैंक में जाओ, वहां पे लिखा रहता है ना डॉलर्स, वी बाय 80, वी सेल 82, देखा है? तो डॉलर में डील करना है। अच्छा, मैं आपको डॉलर दूंगा, लीगली अलाउड नहीं है भाई, ये गलत है। डॉलर सिर्फ बैंक्स के थ्रू ऑथराइज डीलर्स ही डील कर सकते हैं, कोई भी आदमी किसी को भी बेच नहीं सकता। एटीएम कार्ड, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड। अच्छा, तीनों में शॉर्ट में फर्क बताता हूँ। एटीएम कार्ड सिर्फ एटीएम मशीन में चलते हैं। डेबिट कार्ड आप एटीएम मशीन में करो या आप मॉल में जाकर यूज करो तो भी चलता है। क्रेडिट कार्ड आपने स्वाइप किया, आपका बैंक में अकाउंट हो नहीं हो चलेगा, 50 दिन का आपको क्रेडिट पीरियड मिलता है। आया समझ में? ये सब 12th में 4th चैप्टर में चैप्टर है, बिजनेस सर्विसेज नाम में है। फाइनेंशियल पोजीशन स्टेटस रिपोर्ट। अच्छा, लेट अस टेक वन एग्जांपल कि ये ए पार्टी है, बी पार्टी है। ए बोलता है बी को कि मुझे 50 शेयर का गुड्स चाहिए, लेकिन ए
डुबा तो नहीं देगा पैसा। सो ए का बैंक है से आईसीआईसीआई, बी आईसीआईसीआई को एक सीक्रेट लेटर लिखता है, बोलता है मेरे को एक स्टेटस रिपोर्ट देना कि ए का बैंकिंग कैसा है। आईसीआईसीआई बोलता है कोई दिक्कत नहीं है, बैंकिंग अच्छा है, और गलत होगा, बार बार चेक बाउंस हो रहा रहेगा, तो आईसीआईसीआई नेगेटिव स्टेटस रिपोर्ट दे देगा। तो ये सीक्रेट होता है, पब्लिक को नहीं बताया जाता, बट स्टेटस रिपोर्ट दे सकते हैं। सिक्योरिटीज खरीदी बेच सकते हैं। ट्रैवलर्स चेक, तुम फॉरेन में जा रहे हो, कैश मत चेक करो, ट्रैवलर्स चेक। और आजकल आरटीजीएस एनईएफटी हो गया ना, आरटीजीएस नॉर्मली 2 लाख के ऊपर होता है, एनईएफटी 2 लाख से कम होता है, एनएससी, ये सब पेमेंट के अलग अलग मैकेनिज्म्स है, जिसमें सबसे मस्त है मोबाइल का आईएमपीएस है, जिसमें तुम ऑनलाइन मोबाइल टू मोबाइल करते हो ना ट्रांसफर, उसको आईएमपीएस बोलते हैं। ये तुम इंटरनेट के थ्रू अलग अलग सिस्टम्स है, ये सब 12th में, एनईएफटी 2 लाख से कम, आरटीजीएस 2 लाख से ज्यादा, ये सब कायदे हैं। ये क्लियरिंग हाउस है, ईसीएस है, ये सब डिटेल में 12th में अभी नहीं है। बट इन शॉर्ट, पेमेंट बैंक तुम्हारे नाम पे बैंकिंग चैनल्स के थ्रू दूसरों को पैसा पहुंचाता है बैंक, ये काम अलग अलग आए समझ में। तो ये हमारा वीडियो था, जिसमें हमने क्या क्या देखा। फंक्शंस ऑफ बैंक मैंने आपको बताया कैसे लिखना है, एबीसीडी करके, और फिर ये आपका फंक्शंस ऑफ बैंक रहेगा, जिसमें आपका रहेगा प्राइमरी फंक्शंस, फिर आपका रहेगा सेकेंडरी फंक्शन। सेकेंडरी फंक्शन में बेटा 2 फंक्शन है, एक फंक्शन आपका क्या है, एजेंसी, और दूसरा क्या है, एज यूटिलिटी। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन खत्म होता है। कोई डाउट है आपको? नहीं है तो एग्जाम में इतना डिटेल जरूर लिखना, आपको फुल 8 on 8 मिल जाएगा। ठीक है, वीडियो पसंद है तो लाइक करना, आपको कोई और वीडियोस चाहिए तो कमेंट सेक्शन में लिखना, मैं आपको वो वीडियो दे दूंगा। कुछ भी डाउट्स आए तो आप वहां पे भी कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। वीडियो पसंद है तो लाइक करना, फ्रेंड्स के साथ जरूर से शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि आपको रेगुलर वीडियो अपडेट्स मिलते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।